अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का सेशन चल रहा है। इससे पहले हमारे 14 लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा रिकैप करें तो हमें पता चलेगा कि हमने देखा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर बात की। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास क्या है। फिर हमने इनपुट के ऊपर बात की कि इनपुट कैसे होती है। फिर हमने आउटपुट कंट्रोल सिस्टम के ऊपर देखा हमारे पास कि हमारे पास वो किस तरह से काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कंट्रोल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम आपके पास हेल्प करते हैं आपकी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करवा सकें, एक प्रॉपर एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम होगा तो आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसको जो मेजर करना है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर हो रही है और आप किस तरह से उसके साथ जो है वो लेकर चल रहे हैं। उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप अपने पास स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आप देखते हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हैं या कि नहीं है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस या करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करें उन स्टैंडर्ड के साथ और आपके पास एक आउटकम आ जाए जो कि आपके पास उस परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल होगी। हमने ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड चेंज के ऊपर बात किया। हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस स्टेप्स थे जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि अपने पास स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आपके पास ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड्स हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप जो है अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है उसको जो है मेजर करते हैं। ठीक है, कि जिस तरह से आपको चीज़ बताई गई थी, ये स्ट्रेटेजी, पाथ ऑफ एक्शन था, उसके मुताबिक चीज़ हुई या नहीं। तीसरे में आप क्या करते हैं, यू कंपेयर। ठीक है, अपने पास कंपेयर करते हैं। अब अपने पास जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप अपने स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और लास्ट स्टेप में फिर आप क्या करते हैं कि आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आपके जो है करंट परफॉर्मेंस जो है वो अगर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई और करेक्टिव एक्शंस लेकर आप उसे क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। फिर हमने गोल सेटिंग प्रोसेस के ऊपर बात की। फिर हमने बात की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ठीक है, कि अगर आप गोल्स के ऊपर बेस नहीं, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स आप डिफरेंट डिवीजन लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर आप उन ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर जो है परफॉर्मेंस जो है वो आप एवेल्युएट करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा कि हाउ कैन वी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कल्चर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं मैनेज करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक फॉर्मल जो है वो कल्चर एक होता है और वो कल्चर की बेस पर ही ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या एक प्रोग्रेस जो है सेटअप हो रही है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल्स को देखें, आप स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म होता है, कोड होता है। ठीक है जी, ये वो कोड एक रिप्रेजेंटेशन होती है या ड्रेस कोड जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है कि दीज किड्स बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक स्कूल्स। फिर डिसिप्लिन के ऊपर जो है वो आप जो है नहीं करते। फिर स्कूल टाइमिंग के अंदर स्कूल के बाहर जाना या पेरेंट्स का आके मिलना, कुछ रूल्स हैं, जो कोड है, एक डायरेक्शन है, उसके मुताबिक जो आपके पास सारे काम चल रहे थे आप उनको आप यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, आप उसके ऊपर आप जो रेजिस्ट नहीं कर सकते। एचआरएस सिस्टम, हमारे एचआरएम जो सिस्टम्स हैं हम उसको बात करेंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम सिस्टम, एचआरएम सिस्टम के जो है उसके कंपोनेंट्स क्या आपके पास, एचआरएम प्लानिंग, फिर हमारे पास एचआरएम प्लानिंग, हम इसको देखेंगे वन बाय वन। हमारे पास अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, कल्चर क्रिएट होना ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर ही ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है उसको जो है वो इवॉल्व करता है आपके पास। ठीक है, वेदर इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, वट एवर इट इज़, बट एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को जो है एक तो एक जो है कि नॉर्म्स एंड जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है उनकी अवेयरनेस जो है ऊपर चलती है। और दूसरी बात यह है कि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सेट करने के बाद एक स्टैंडर्ड सेट करता है और उन स्टैंडर्ड्स के साथ ही आप क्या करते हैं, आगे अपने पास परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस है उसको आप जो है वो अपडेट करते हैं या आप उनकी आप सेटिंग करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, यू नीड 4 थिंग्स. So what are those 4 things for culture development in organization? First of all, you have to look for the values of the founder. So whoever is the founder of that organization or that specific culture or standard, who is the founder, उसकी values क्या हैं first of all, तो आपको उसको देखना है. Then second thing is the socialization process. The third thing is the ceremonies and rites. The fourth thing is the stories and languages. These are the 4 requirement for development of strong organization culture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने पास फाउंडर्स वैल्यूज के ऊपर. ठीक है, फाउंडर्स वैल्यूज आर द क्रिटिकल एज दे हायर द फर्स्ट सेट ऑफ मैनेजर्स.
ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द फाउंडर्स वैल्यूज, कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनिशियली जो मैनेजर्स हायर कर रहे हैं, व्हाट आर देयर वैल्यूज, उनकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, उनकी परसेप्शंस क्या हैं, वो किस तरह का कल्चर चाहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रन करना चाहेंगे। फाउंडर्स लाइकली हायर दोज हु शेयर देयर विजन। आपके पास अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के सेटअप होते हैं, ठीक है। कुछ मैनेजर्स क्या होते हैं, वो आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर फोकस करते हैं कि ऑल द पावर रिटेन एट द सेंट्रल पोजीशन, की तमाम जो पावर है वो आपके पास टॉप या मैनेजमेंट लेवल या पोजीशन में एक फाउंडर के पास जो है वो रहे, सीईओ के पास रहे। सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पर आपके पास ये है कि पावर को आप क्या करते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, पावर अपनी डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी अपनी डेलीगेट करते हैं, कि हर बंदे के पास कुछ ना कुछ पावर हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करे अपने सबऑर्डिनेट के साथ, और फिर एंड ऑफ द डे वो उस काम को जो उसके जिम्मे लगाया गया, जो पावर उसे डेलीगेट की गई थी, वो उसका अकाउंटेबल भी आपके पास होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि पावर डेलीगेट करना आपके पास जो है इट्स मोर हेल्पफुल। वाई? बिकॉज आपके पास पावर डेलीगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एम्प्लॉय है उसके अंदर एक सेंस ऑफ एक ऑनर जो है वो बिल्ड होता है कि जी दैट पर्सन ही हैज शेयर्ड द पावर विद मी, कि इसके बारे में डिसीजन लेना है और वो डिसीजन मैंने लेना है, ये मेरे ऊपर अथॉरिटी अब आ गई है, ठीक है। सो व्हाट एवर डिसीजंस आई टेक, वो जो डिसीजंस हैं जो मैंने लेने हैं सारे के सारे, वो सब के सब जो है उनका मैंने अकाउंटेबल भी होना है। बिकॉज जो पावर मुझे दी गई थी, जो अथॉरिटी मैं जो यूज कर रहा था, ठीक है, वो अथॉरिटी जो है अब उसको जो है मैंने यूज भी करना है, उनको प्रॉपरली जो है मैंने लेकर चलना है आगे। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास ये है कि अगर एक लीडर है जो आपके पास इनिशियली जो कल्चर सेट करने जा रहा है, वेदर ही इज विजनरी पर्सन और नॉट, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो विजनरी है भी नहीं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या वो अपना विजन जो है वो अपने एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं शेयर करना चाहता, ठीक है। आपके पास जो विजन शेयरिंग है, दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप जो भी काम कर रहे हो आपके माइंड में क्या है, आपके बैक पे क्या परसेप्शन है, आप जो काम करवाना चाहते हो इसके बैक पे क्या परसेप्शन है, क्या मोटिवेशन है, ठीक है, पर इसके फ्यूचर एप्लीकेशन फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या होगी। अगर मैनेजर क्लियर है और वो कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को अपना विजन कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये जो कल्चर हम सेट कर रहे हैं, या जो हम ड्रेस कोड फॉर्मेलिटी जो सख्ती हम कर रहे हैं, जो हमारे पास स्ट्रिक्ट हम हो रहे हैं, तो इसके आउटकम आपके पास ये होगी। हमारी जो विजन है उसकी विजन का आपके पास आउटकम एप्लीकेशन आपके पास जो है वो आपके पास ये होगी। तो इस चीज को जो है आप जो है वो मैयर करते हैं अपने पास कि किस तरह से हम चीजों को देखें। तो फाउंडर का विजनरी होना और उस विजन को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करना, दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस डेवलप द कल्चर ऑफ द फर्म। आपके पास ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने बात की आपसे कि आप अगर अपनी अथॉरिटी या अपना विजन या अपने जो आपके आइडियाज हैं वो आप शेयर करते हैं लोगों के साथ और लोगों को बताते हैं कि वी आर एस्टेब्लिशिंग दिस कल्चर एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कल्चर एंड इन द फ्यूचर दीज कल्चर्स या दीज वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन सच डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स आपके पास वो जो कल्चर होगा वो ज्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं they know that what actually is the outcome of these all values and norms या जो कल्चर हमारे लिए सेट हो रहा है। सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को स्टैब्लिश करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास है सोशलाइजेशन प्रोसेस। न्यू कमर लर्न्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोशलाइज करना, ओरिएंटेशन जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हमारे पास जो न्यू कमर्स हैं वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर जो उसका नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनसे जो है सीखते हैं। जिस तरह का प्रीवियस सेटअप चल रहा होगा नया आने वाला एम्प्लॉय भी उसी चीज को जो है वो फॉलो करेगा, बिकॉज दे ऑब्जर्व द एम्प्लॉयज, जो पुराने एम्प्लॉयज है उनको वो ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उनकी रूटीन क्या है, हाउ एक्चुअली दे आर वर्किंग, ठीक है। अगर आपके पास जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं, तो नया आने वाला ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस सिस्टम के अंदर क्या करेगा, वो अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पुराने एम्प्लॉयज जो हैं उस कल्चर को फोकस नहीं करते या फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास जो नया आने वाला है वो भी पुराने वालों की लाइन पर जो है वो चलेगा, वो भी इन चीजों को जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो सोशलाइजेशन इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके पास। लर्न नॉट ओनली बिकॉज दे हैव टू बट बिकॉज दे वांट टू, ठीक है।
आपने जो भी न्यू कमर है वो लर्न्स, वो ऑफ कोर्स कल्चर जो आपके पास है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज उनको वो सीख रहा है, ठीक है, वो आया है और एक उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस नए उस कल्चर के अंदर अडॉप्ट होने में या उसको जो है वो सेटअप बनाने में अपना। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ये नहीं होनी चाहिए कि दे हैव टू डू दिस, नो, बिकॉज दे वांट टू, उन्होंने करना है, ठीक है। दे हैव टू वाली स्ट्रेटजी जो थोड़ी सी गलत है। दे वांट टू कि उन्होंने इस कल्चर को सीखना है, इसके अंदर खुद को अडॉप्ट करना है, ना सिर्फ ये कि सख्ती है बस इस सख्ती के अंदर खुद को हमने मैनेज करना, ऐसे नहीं हो। तो आपके पास जो एक लर्निंग का जो एक क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है, दे मस्ट बी समथिंग लाइक दे वांट टू, ठीक है, ना कि हमारे पास जो है दे हैव टू। ये कल्चर हमारे पास नहीं होना चाहिए दे हैव टू वाला। हमारे पास जो कल्चर है वो हमारे पास फोकस्ड होना चाहिए दे वांट टू वाला। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन एंड बैकग्राउंड इज प्रेजेंटेड। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आपके पास एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस हैं और जो एम्प्लॉय का बैकग्राउंड है ये आपके पास जो है प्रेजेंट होता है आपके पास एक सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। जब आपके पास एक न्यू कमर आता है वो ना सिर्फ आपके पास कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है उनको लर्न करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है टुवर्ड्स द न्यू एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ दैट, टुवर्ड्स द ग्रोथ, टुवर्ड्स द रिवॉर्ड सिस्टम आपके पास, ठीक है, टुवर्ड्स द पनिशमेंट, क्या प्रोसेस है, कैसे है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंदा जो है सीखता है सोशलाइजेशन के अंदर। ये तमाम चीज़ें आपके पास आती हैं। इसके साथ साथ जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लेकर आया था यहाँ पर, आपको उसे क्या मिला और वो अपने एक्सपेक्टेशन को किस तरह मोल्ड करके जो करंट कल्चर और नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको देखनी चाहिए, ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस इज समथिंग अनदर वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स डेवलपिंग द कल्चर। सेरेमनीज एंड राइट, फॉर्मल इवेंट्स दैट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स। आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं कि अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए वो क्या करती हैं कि स्पेशल ओकेजन्स जो हैं वो रखती हैं, ठीक है। वो स्पेशल ओकेजन आपके पास फॉर्मल होती हैं। फॉर एग्जांपल मुल्क जो है अपने इंपॉर्टेंट दिन जो हैं उनको मनाते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर बीइंग पाकिस्तानी, हम अपनी जो है इंडिपेंडेंस डे उसे हम प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं, उनको फॉर्मली सेलिब्रेट होता है आपके पास, ठीक है। मतलब आज से 10-12 साल पहले आपके पास प्रॉपर पिंडी में परेड हुआ करती थी, प्रॉपर एक फुल फ्लैट सेटअप था, लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, एक ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप था। बट बिकॉज ऑफ सम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आपके पास वो चीज़ें वाइंड होती थी, आपके पास ख़त्म हो गई। बट स्टिल जो है लोग अपने घरों पे जो है झंडे लहराना, बैज लगाना, मतलब फॉर्मली छुट्टी होना, ये एक तमाम चीज़ एक कल्चर है आपके कंट्री का। तो इस तरह की सेरेमनीज क्या करती हैं, इन चीज़ों को रिमाइंड करती हैं आपके पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। लाइक हम बात करते हैं 6 सितंबर की, ठीक है, इससे हमारे पास मतलब 71 की वॉर की, मतलब हमारे पास डिफरेंट ऐसे इवेंट्स हैं, क़ायद आज़म की बर्थडे की, ठीक है, क़ायद आज़म की डेथ की, इल्हाम इकबाल, ये हमारे पास डिफरेंट कल्चर है हमारा। उसको हम जिंदा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको जो है प्रमोट करने के लिए हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो फॉर्मली अपनी अचीवमेंट्स को क्या करती हैं, वो सेलिब्रेट करती हैं कि मैंने ये चीज़ की थी, ठीक है, तो ये मेरे पास अचीवमेंट है। तो उस अचीवमेंट को क्या करती हैं, वो सेलिब्रेट करती हैं। राइट ऑफ पैसेज, हाउ वर्कर इंटरफॉर्म एंड एडवांस। आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो ये चीज़ कि आपने डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, फॉर्मल इवेंट्स हैं, उनको आपने सेलिब्रेट करना है। बट एक और चीज़ हमारे पास जो है वो हमारे पास है राइट्स। पहली जो राइट हमारे पास है वो हमारे पास है राइट ऑफ पैसेज। राइट ऑफ पैसेज आपको इस चीज़ पे फोकस करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय किस तरह से आया एंड व्हाट इज हिज फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, और उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आपके पास जो है वो क्या है, ठीक है। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में फ्यूचर में क्या सोच रही है, उसकी फ्यूचर प्रेफरेंसेस, फ्यूचर ग्रोथ, उसकी प्रमोशन, ट्रेनिंग नीड्स जो है उसकी, ठीक है, वो किस तरह से जो है फुलफिल आपके पास होंगी। तो ये आपके पास है राइट ऑफ पैसेज का कंसेप्ट कि हाउ वर्कर एंटर इनटू द फर्म एंड हाउ दे एडवांस देयर कैरियर, ठीक है, किस फेज में आया, कैरियर डेवलपमेंट कैसे हुई एंड व्हाट इज हिज फ्यूचर, और वो फ्यूचर में जो है खुद को कहाँ पर जो है वो देखना चाहेंगे या एडजस्ट करना चाहेंगे। राइट ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड चीज हमारे पास है इंटीग्रेशन का राइट, बिल्ड कॉमन बाउंड विद ऑफिस पार्टीज एंड सेलिब्रेशन। आपके पास दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कल्चर या एक राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेट मीन दैट यू हैव टू इंटीग्रेट योरसेल्फ विद द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको आपको फॉलो करना होगा।
आपका बिल्कुल कॉमन बॉन्ड होगा अपने ऑफिस के साथ, और ऑफिस की पार्टीज के अंदर जो भी ड्रेस रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मल लैंग्वेज एक रिक्वायरमेंट है, वो आपको उसी तरह से जो है बिहेव करना, उसी तरह से आपको एक्ट करना होगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप जो है उस फॉर्मल पैटर्न को अडॉप्ट करके यू आर इंडिकेटिंग दैट यू आर इंटीग्रेटिंग योर प्रेफरेंसेस विद द ऑर्गेनाइजेशनल with the organization preferences, and this thing is actually developing the organizational culture, the norms and values इसी तरह से डेवलप होती है जब आप अपनी जात को जो है इंटीग्रेट करते हो विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरी चीज हमारे पास है राइट ऑफ इन्हांसमेंट, इन्हांस वर्कर कमिटमेंट टू वैल्यूज, ठीक है, प्रमोशन, अवार्ड डिनर्स लाइक दिस। हमारे पास जो है इन्हांस वर्कर कमिटमेंट टू वैल्यूज, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं, आवर प्राइम टास्क बीइंग अ मैनेजर, या इट्स योर प्राइम टास्क बिकॉज यू आर फ्यूचर मैनेजर्स, what is the role here that you have to motivate, you have to improve the commitment level, ठीक है, among the employees। आपको उनका जो कमिटमेंट लेवल है उनको आपने इन्हांस करना है, और उसको आपने इस लेवल तक इन्हांस करना है कि आप क्या कर सकें कि आप जो उनके प्रमोशंस हैं वो आप किस तरह से करेंगे। अब जब आप एक एम्प्लॉय का कमिटमेंट लेवल जो है उसको इन्हांस करते हैं और इस लेवल तक इन्हांस करते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल वैल्यूज हैं वो उससे लिंक होने लगे, या जो एक ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं वो प्रमोट हों, ठीक है, कि कमिटेड इतना ज्यादा हो कि वो खुद प्रमोट करने लगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को। ऑफ कोर्स कमिटमेंट लेवल का बढ़ने का मतलब आपके पास ये है कि जो एम्प्लॉय का एक ऑनरशिप का लेवल है, एम्प्लॉय जो है एक एम्पावरमेंट लेवल है वो इन्हांस होगा। जब एम्पावरमेंट लेवल आपके पास एम्प्लॉय के अंदर बढ़ेगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन, कमिटमेंट ये आपके पास खुद बहुत बढ़ेंगी। जब आपके पास ये चीजें बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स आपके पास जो वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो भी आपके पास क्या होंगी, वो अडॉप्ट करने लगेगा और उनको जो है वो इन्हांस या इम्प्रूव करने लगेगा। आप मतलब के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो राइट्स ऑफ इन्हांसमेंट जो है इसमें एम्प्लॉय के जो प्रमोशन स्कीम है वो भी आपके पास आती है कि आप एम्प्लॉय की प्रमोशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय के जो कैरियर एडवांसमेंट है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये भी आपके पास इन दोनों चीजें नजर आती हैं। तीसरी चीज जो फॉर एग्जाम्पल लास्ट चीज जो हमारे पास है इस कल्चर के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है जो कल्चर के अंदर चीजें आ रही हैं उनमें हमारे पास जो है जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर है वो हमारे पास है जी स्टोरीज एंड लैंग्वेजेस। ये भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास कल्चर को बिल्ड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन रिपीट द स्टोरीज ऑफ फाउंडर्स और इवेंट्स। ऑफ कोर्स आपके पास जो मेमोरीज हैं आपकी, जो आपकी अचीवमेंट हैं, ठीक है, उनको रिपीट करने से ही वो चीजें क्या होंगी आपके पास यह नशीन होंगी। लाइक हम जो हैं आपके पास 1947 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद हम अपनी पुरानी जो कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने हम उन्हें याद करते हैं, और वो याद दहानी से हर साल रिपीट करने से ही हमारी न्यू जनरेशन के जहनों में है कि कितनी कुर्बानी देने के बाद हमने जो है पाकिस्तान को हमने जो है वो अचीव किया। सिमिलरली 1971 की वार आपके पास है, या आपके पास डिफरेंट जो बुजुर्गों की डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, कायद आजम की, हम इकबाल की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, ठीक है, या हम बात करें अपने स्टोरीज के अंदर तो हम कहते हैं जी कि आपके पास इलम दीन शहीद जो है उनकी स्टोरीज, जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको याद करना चाहिए। टीपू सुल्तान, ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपके पास एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आबा अजदाद के अंदर एक कंट्रीब्यूशन रही टुवर्ड्स द मुस्लिम हिस्ट्री, इन द मुस्लिम हिस्ट्री एक चीज़ें थी, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें रिपीट करने से आपका जो इंटरनल कमिटमेंट लेवल है टुवर्ड्स इस्लाम या टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। फिर आप खुद बहुत कंट्रीब्यूट करने लगते हो और फॉलो करने लगते हो अपने इंटरनल वैल्यूज को। शो वर्कर हाउ टू एक्ट एंड व्हाट टू अवॉइड, दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टीच देम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट एक्सपेक्ट देम, एकदम उनसे आप एक्सपेक्टेशंस ना लेंगे जी ये करना शुरू कर दे, ऐसे कभी भी नहीं होगा। एटलीस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा आता है तो आप उसकी ओरिएंटेशन करवाएं, उसको बताएं जी ये चीज़ है, इस तरह से है,
फिर आप उनको लोगों से मिलवाएं। दिस थिंग इज समथिंग वेरी मच गुड। ये एक अच्छी चीज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर है उसको बिल्ड होना चाहिए और उसे करवाना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयज को जो है इन्फॉर्म करें चीज़ों के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, ताकि एम्प्लॉय के जहन में न हो कि हमारे पास मुझे ये चीज़ करनी है, इस चीज़ से मुझे जो है वो अवॉइड करना है, ये चीज़ जो है मेरे इसके अंदर नहीं आती। जब आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो आपके पास एम्प्लॉय के अंदर जो कमिटमेंट लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि इट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो इन्फॉर्म्ड है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड होगा तो वो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से आपके पास हो पाएगा। स्टोरीज ऑफन हैव टू अ हीरो दैट वर्कर्स कैन मिमिक। आपके पास जो भी स्टोरीज आप उन्हें बता रहे हैं, जो भी आप सक्सेस स्टोरीज आप उन्हें सुना रहे हैं, उसमें एक हीरो का होना जरूरी है। ऑफ कोर्स एक हीरो होगा, ठीक है, जिसको ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है एम्प्लॉय जो है वो कॉपी करें, उसको अडॉप्ट करना वो स्टार्ट कर दे। मोस्ट फिल्म हैव देयर ओन जर्गन्स दैट ओनली वर्कर्स अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके पास जो फर्म्स हैं उनके अंदर जो है अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक सेटअप होता है, एक जॉर्गन्स आपके पास बने होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, हर बंदा जो है उनको समझ नहीं सकता। तो ये भी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज होती है, कोड होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास शॉर्टकट में होते हैं, बट ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, सेटअप के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होते हैं। कल्चर्स और मैनेजरियल एक्शंस, आपके पास जो मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं हम उनको लिंक करते हैं आपके पास के कल्चर्स और मैनेजरियल एक्शंस के अंदर आपके पास क्या है। मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके पास है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमारे पास है तो वहां पे कल्चर के हम लिंक करते हैं आपके पास मैनेजरियल एक्शंस का। इन इनोवेटिव फर्म द कल्चर विल इनकरेज ऑल मैनेजर्स टू पार्टिसिपेट। अब प्लानिंग हमारे पास है तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके पास हेल्प करती है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को। जब भी फर्म्स अपना रोड मैप डिसाइड करती हैं या अपने अगले साल की प्लानिंग करने लगती हैं, 5 ईयर प्लानिंग करने लगती हैं, उस वक्त क्या करती हैं, वो प्लान करती हैं। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट इज वेरी क्रूशियल एक्ट। ठीक है, तो इस जगह पर क्या होता है, आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है कि व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब कि किस तरह का उसके अंदर कल्चर है, वेदर मतलब कि आप जो है वो सिर्फ जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है कि टॉप पे डिसीजन लिए जाते हैं या कि आपके पास टॉप पे डिसीजन लेकर बॉटम पे इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं, या बॉटम अप अप्रोच है कि बॉटम जो है वो भी बॉटम टू अप, कि बॉटम वाला बंदा लो लेवल जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके पास लो और मैनेजरियल लेवल है, फंक्शनल लेवल पे, वो भी क्या पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग या इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, और मोस्टली इन इनोवेटिव फर्म्स के जो रिस्क टेकिंग होती हैं, जो क्रिएटिविटी को फोकस करती हैं, जहां पर एम्प्लॉय जो है फर्स्ट होता है और हर एक आइडिया को वेलकम किया जाता है, ऐसी फर्म्स के अंदर आपके पास ये कल्चर आपके पास होता है कि वहां पर लोअर लेवल के जो लोग हैं वो भी आपके पास क्या करते हैं, प्लानिंग में आकर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पर लोअर लेवल को इन्वॉल्व करना प्लानिंग में क्यों जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट। हम इस चीज को, इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है आपके पास कि जो आपके पास टॉप लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं, जब टॉप लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, तो वहां पर टॉप लेवल का होना जरूरी है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इन द रियल टर्म, ठीक है, आपके पास ये इम्प्लीमेंट भी हो सकती है या इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है हमारे लिए कि स्ट्रेटजी इस तरह की बननी चाहिए, स्ट्रेटजी इस तरह की होनी चाहिए जो कि रियल टर्म एप्लीकेबल भी आपके पास हो। अब जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता होता है कि ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सकेगी या इंप्लीमेंट नहीं, बिकॉज दे आर द इम्प्लीमेंटर। उन्हें पता है कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, किस तरह की स्किल्स हमारे पास हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, मशीन्स कितनी है, और ये जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वेदर वी आर कैपेबल टू समथिंग इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी और नॉट, तो वो अपनी इनपुट वहां पर एटलीस्ट दे सकते हैं। तो यहां पर आप बेनिफिट इस चीज को देखें कि आपको प्लानिंग लेवल पर ही इनपुट मिल जाती है, ठीक है, लोअर लेवल से आपको इनपुट मिल जाती है डिसीजन मेकिंग। जब आप यहाँ पार्टिसिपेट करवा रहे हैं प्लानिंग में, तो आपको इनपुट मिल जाती है कि भाई ये स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही है फिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप ऐसा ना करें, उनको इन्वॉल्व ना करें लोअर लेवल, जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी तब वहां प्रॉब्लम्स आएंगे और तब आपको दोबारा
दोबारा जो है स्ट्रेटजी दोबारा जो है वो रिकंसिडर करनी पड़ेगी, रिविजिट करनी पड़ेगी। वहां पे जो टाइम और कॉस्ट जो ज़ाया हो चुकी है वो आपके पास रिटर्नेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर टाइम और कॉस्ट दोनों को सेव करने के लिए जो क्रिएटिव फॉर्म्स हैं वो इन्वॉल्व करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इन द प्लानिंग प्रोसेस। स्लो मूविंग फॉर्म फोकस ऑन द फॉर्मल प्रोसेस रेदर देन द डिसीजन। जो आपके पास इनोवेटिव नहीं होती फॉर्म्स, स्लो फॉर्म्स होती हैं, वो आपके पास क्या करती हैं कि वो आपके पास जो है प्लानिंग वगैरह पे इस पे नहीं फोकस करती, बल्कि जो उनके फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस के मुताबिक ही जो एसओपीज हैं, जो स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं उनके मुताबिक क्या करती हैं, वो अपने प्रोसेस करती रहती हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट समथिंग इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर जस्ट फुलफिलिंग और डूइंग देयर प्राइमरी टास्क। तो वो उसको फॉर्मल अंदाज में ही जो आपके पास जो है उसको वो करती हैं। ऑर्गेनाइजिंग हम देखें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्रिएटिव फॉर्म विल हैव ऑर्गेनिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। आपके पास जो दोबारा बात वही हमारे पास आएगी, क्रिएटिव फॉर्म्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक मैंने ऊपर आपकी बात की कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो आपके पास लो लेवल से लोगों को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ये है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हिरार्की आपके पास है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट दी जाती है, बल्कि एम्प्लॉय को जो है वो डिसीजन मेकिंग में अथॉरिटी दी जाती है, पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, उनको एम्पावर करने की हम कोशिश करें। अब हम एम्पावरमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एम्पावर्ड एम्प्लॉय आपके पास वो होता है जिसके पास जो है डिसीजन मेकिंग की पावर हो, ठीक है, उसके पास स्किल्स हो, वो एक कैपेबल और स्किल्ड बंदा आपके पास हो। तीसरी क्वालिटी उसके पास ये होती है कि वो एक इन्फॉर्म्ड हो, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो क्या हो, मतलब कि वो अप टू डेट हो और टाइमली इन्फॉर्मेशन उसके पास आपके पास जो है वो होना जो है वो जरूरी है। सेकेंड, जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्ट्रक्चर की, उसमें आपके पास आती है पावर डेलीगेशन, कि जो आप पावर डेलीगेट कर रहे हैं, जो अपनी आप अथॉरिटी का कुछ पार्ट उसको डेलीगेट कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी यू जस्ट समथिंग प्रोवाइडेड टू हिम, उस जगह पर आपके पास चीजें जो है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर डेलीगेशन है या जो आपने टास्क डेलीगेट किया, पावर डेलीगेट किया, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दैट पावर विच ऑलरेडी बीन डेलीगेटेड टू हिम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पर आपके पास जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक ओपन डोर पॉलिसी होगी, क्लोज डोर पॉलिसी नहीं होगी। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी मीन हमारे पास ये है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एकमोडेट हो सकते हैं, और आपके पास जो लो लेवल एम्प्लॉय है, ही इज ओपन टू सी हिज टॉप मैनेजमेंट, अपनी कोई भी सजेशन, अपनी कोई भी कंप्लेन, ठीक है, वो वहां पर जो है उनको रिकॉर्ड करवा सकता है या उनको बता सकता है, या किसी चीज के ऊपर, किसी प्रोसेस के ऊपर अपने फीडबैक जो है, या फीडबैक के साथ साथ किसी प्रोसेस की इन्हांसमेंट के लिए कुछ सजेशन है, इंप्रूवमेंट है, कोई आइडिया वो अपने टॉप मैनेजमेंट शेयर कर सकता है। तो हमारे पास जो फ्लेक्सिबल और स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हमारे पास पहली चीज पावर डेलीगेशन है, दूसरी हमारे पास ये है कि एम्पावरमेंट का फैक्टर है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तीसरी चीज हमारे पास जो है वो हमारे पास अभी हमने डिस्कस की, वो हमारे पास है एक ओपन डोर पॉलिसी, probably very flat with delegated authority, जिस हमने भी डिस्कस किया। लीडिंग, encourage leader by example, top management take risk and trust lower managers। जब हमने क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो क्रिएटिविटी जो आपके पास है वो हमेशा एक इनोवेशन का एक सोर्स है, और इनोवेटिव माइंड्स जी हैं जो वही हमारे पास क्या होता है, हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ हमारे पास क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं, हमारे पास वो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये बात है कि जो लीडर है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट के अंदर एक रोल मॉडल होना जरूरी है। ठीक है, रोल मॉडल आपके पास हो ऐसा बंदा, कोई भी ऐसी आपके पास एक पर्सनैलिटी जो कि आपके पास क्या करे कि कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स इंप्रूविंग द थिंग। अब जब आपके पास टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिव होगी, जब टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपके पास रिस्क लेगी, तो आपके पास जो लोअर एम्प्लॉयज हैं वो आपके पास क्या खुद बहुत क्या करेंगे, चीजों के साथ अलाइन करना शुरू कर देंगे खुद को, और वो क्या करेंगे कि आपके लिए जो है वो काम करेंगे, वट एवर इट इज। जब टॉप मैनेजमेंट रिस्क लेगी तो लोअर मैनेजमेंट खुद आपके पास क्या होगा, वो रिस्क लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट के साथ खुद को अलाइन करना
ये आपके पास खुद बहुत चीजें सेट होंगी। टॉप मैनेजमेंट जब क्रिएटिव होगी, टॉप मैनेजमेंट रिस्क लेगी, तो यही हैबिट जो है वो आपके पास लोअर लेवल में उनके अंदर भी आएगी, वो भी रिस्क लेंगे। जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे रिस्क लिया जाता है वहां पे फेलियर के चांसेस भी होते हैं। हर दफा जो आप चीज करेंगे या जो भी एक इनोवेटिव प्रोसेस होता है वो हर दफा आपके पास कामयाब नहीं होता, ठीक है। आपके पास कई दफा आपके पास इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास आएंगे। अब उन इश्यूज या प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो एक ब्रॉड माइंडेड या एक ओपननेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज वो आपको शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर आपके पास जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आपके पास फेलियर होता है तो फेलियर मीन दैट देयर इज समथिंग लर्निंग एक्टिविटी, आपके पास कुछ ना कुछ वो सीख रहा है फेल होने से भी, ठीक है। एटलीस्ट ही अटेम्प्ट तो उन्होंने किया, ठीक है। एक दफा फेल हुआ, फेल तीसरी दफा आपके पास क्या होगा, वो ऑफ कोर्स ही विल बी सक्सेसफुल, वो आपके पास क्या होगा, दोबारा वापस अगर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो सक्सेसफुल आपके पास जो है वो हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किस तरह से चीजों को जो है हैंडल करती हैं, चीजों को आपके पास क्या करती हैं वो देखती हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो आपके पास क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल से स्टार्ट हो। टॉप मैनेजमेंट जो है इनोवेटिव हो, क्रिएटिव होगी, रिस्क टेकिंग होगी, तो आपके पास लोअर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करेगी, वो भी डिसीजन मेकिंग में रिस्क लें, ठीक है, ट्राई करें, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएं और उनके इनोवेटिव आइडियाज को जो है वो सपोर्ट किया जाए। कंट्रोलिंग इनोवेटिव फॉर्म चूज कंट्रोल दैट मैच द स्ट्रक्चर, ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो चूज किया जाता है जो कि उनके स्ट्रक्चर जो है उनके साथ मैच करें। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी है, तो फिर आपका जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो भी आपके पास जो है ओपन ही होगा, ठीक है। आप उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट या स्टुपिडिटी आप इस तरह शो नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो कंट्रोल है वो अकॉर्डिंग टू द फर्म्स रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप चलेंगे, ठीक है। अगर जो बट हमारे पास यहाँ पे अगेन जो कंट्रोलिंग का जो फैक्टर है वो इसके साथ हमारे पास मॉनिटरिंग भी आती है, एवेल्युएशन भी आती है। अगर आपका जो एक सेटअप है जिसमें अंदर आप काम कर रहे हैं, जो आप इनोवेटिव फर्म्स की बात कर रहे हैं, हमने अभी तीनों फंक्शन में हमने इनोवेटिव फर्म्स की बात की, तो अगर आपका जो आउटकम है वो कुछ और है, कुछ और आप चाह रहे हैं, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे कि आपको जो है चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा कि आप जो है आपका जो मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन सेटअप जो बता रहा है आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल है तो फिर तो आपके जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स देयर इज नीड ऑफ सम रिकंसिडरेशन, हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आप जो है एक ओवरऑल फुल फ्लैज सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि ये हमारे पास एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना हमारे पास ये जो है मैनेजमेंट का या जो आपके पास मैनेजर है उसका जो है की रोल है आपके पास। ह्यूमन मैनेजमेंट एक जो है इमर्जिंग सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 10-15 ईयर्स ऑफ कोर्स इन द आपके पास एक डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ और आपके पास एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं, ठीक है, और फिर मैनेजेरियल जो है उसका जो एक सेटअप है, लीडरशिप का होना, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप होना, ये चीजें आपके पास इस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट टूल्स का आना, ये सब कुछ हमारे पास एचआरएम के अंदर हमारे पास एक कंसेंट है। एचआरएम इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज यूज्ड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज एंड टू इंश्योर दे परफॉर्म एट हाई लेवल इन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑफ कोर्स हमने चीजें देखी, हमने जो है वो बात की डेलीगेशन की, हमने बात की इनोवेटिव फॉर्म्स की, फिर हमने कहा जी कमिटमेंट लेवल है, फिर हमने क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की। हमारे पास तमाम चीज़ें जो है एचआर के अंदर हैं कि हमारे पास एक गोल सेटिंग है, ठीक है, हमने गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना हमारे एम्प्लॉयज़ ने, अब एम्प्लॉयज़ के साथ हमने किस तरह ट्रैक करना है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन आपके पास क्या है, चीज़ें कैसे एडजस्ट होंगी, ये तमाम चीज़ें हमें जो है एचआरएम हमारा जो बताएगा। दीज एक्टिविटीज़ आर मेड अप ऑफ, जो हमने कहा कि हमने जो है वो हाई लेवल की परफॉर्मेंस देनी और हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हमने अचीव करना। ऑफ कोर्स वी हैव टू अचीव दोज गोल्स, बट व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारे पास पहली एक्टिविटी है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हम अब ये सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट हमारे पास है, तो हमारे पास एचआर के प्राइमरी जो हमारे पास कंसर्न है या एचआर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये भी है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको आपने डेवलप करना है। डेवलपमेंट तो हमारे पास आती है ट्रेनिंग का, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है। पहला चीज़ है कि आपने
सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करना, ठीक है, और फिर उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, उसके सिलेक्शन के पैरामीटर क्या होंगे, क्या आप टेस्ट ले रहे हैं, क्या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप थ्रू रेफरेंसेस जो है रेफरल आपका है वो स्ट्रांग है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, आप उसके थ्रू क्या करते हैं उसको आप देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप जो है प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय कि फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉय को आनी चाहिए उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, इनकी जो है इनको सॉर्ट आउट करना, ये तमाम चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं आपके पास किस तरफ, टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, ही हैज़ टू प्रेजेंट समथिंग, या इंटरव्यू होगा, या स्काइप इंटरव्यू, वट एवर इट इज़, क्राइटेरिया वो आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो किस तरह से मीट करेंगे, किस तरह से उस चीज़ को जो है वो चलेंगे, उस चीज़ को जो हम देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपने एम्प्लॉय हायर किए, ठीक है, आपके पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ, अब आपके पास नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है इसका ट्रेनिंग का, कि अगर एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए काम कर रहा है, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड टास्क जो है उन्होंने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है उनके पास के, उनको ट्रेन करवाया जाए, उनको स्किल्स सिखाई जाए, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टूल है उनको नहीं आता तो उस टूल से जो है उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, उनको टूल जो है वो सिखाना जो है आपके पास वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपके पास यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास हेल्प करेंगे कि आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करें, उनकी आप डेवलपमेंट करें, ठीक है, उनकी ग्रूमिंग करें आपके पास, एंड दैट थिंग इज अगेन गोइंग टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, आपने उनको एक प्रॉपर पैटर्न से हायर किया, फिर आपने उन्हें ट्रेन किया, फिर आपने उनकी डेवलपमेंट की, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद यू असाइन सम टास्क टू देम। अब वो जो टास्क है उन्होंने वो किसने इफेक्टिवली जो है उनको परफॉर्म किया, दिस थिंग कम्स अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज द फीडबैक, ठीक है, और उनका फीडबैक जो है वो क्या है, आपके साथ कोलीग्स का क्या फीडबैक है, आपके साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट लेवल वो कितना रहा, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास जो है अगेन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक के अंदर। पेज एंड बेनिफिट, ये अगेन हमारे पास एक एचआर का इशू है कि एचआर जो है वो पेज एंड बेनिफिट्स, इनको भी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो आपके पास देखता है। सैलरी स्ट्रक्चर का सेट होना, बेनिफिट्स आपके पास कितने मिलेंगे, क्या होंगे, वो तमाम चीज़ें आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास इस चीज़ को देखेगा। फिर आपके पास लेबर रिलेशनशिप, आपके पास जो लेबर यूनियंस हैं, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ के मफाद के लिए जो हैं वो बनती हैं, लेबर यूनियन से किस तरह से हैंडल करना है, उनके क्या रूल्स होंगे, क्या ऑफ कोर्स उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, वो किस क्राइटेरिया और किस स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है वो वर्क करेंगी, तमाम चीज़ें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास अभी हमने 5 कंपोनेंट्स देखे ह्यूमन रिसोर्स के, और ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आपके पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, पे एंड रिवॉर्ड्स एंड लेबर रिलेशनशिप, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम के, ये तमाम आपस में इंटरलिंक्ड हैं या इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन ही जो है इस चीज़ को देखती है कि हमारे पास ये ओवरऑल सिस्टम जो है कितना परफेक्टली है मैनेज कर रहा है। HR component should be consistent with other components should be consistent with other organization structure and strategy। रिक्रूटमेंट हमारे पास क्या है कि हम इसको थोड़ा यहाँ पे इनकी हम डिटेल्स देखते हैं इन कंपोनेंट्स की। डेवलप अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक पूल हो जहाँ पे आपके पास क्वालिफाइड लोगों का आपके पास डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो कि हमारे पास ये जॉब है, इसके लिए इस तरह के क्वालिफाइड लोग चाहिए, और हमारे पूल में जो है कौन कौन से लोग हैं जो कि हमारे जॉब क्राइटेरिया का जो है वो जो है मीट करते हैं। सिलेक्शन डिटरमिन रिलेटिव क्वालिफिकेशन एंड पोटेंशियल फॉर अ जॉब। सिलेक्शन क्या है कि जॉब जो भी आपने जॉब या रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो आपने दी है, ठीक है, उसके लिए किस किस्म की क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो जॉब क्वालिफिकेशन है उसकी क्या होनी चाहिए कि उसकी डिग्री जो है वो मार्केटिंग के अंदर हो, दैट एटलीस्ट ही हैज सम आइडिया और ही मस्ट हैव सम हाउ नाउ कि आपके पास जो है मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं,
कंपेन मार्केटिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है, सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, उसके पास मार्केटिंग के जो कंसेप्ट एटलीस्ट वो उनको जो है पता होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली आपके पास चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू डेवलप वर्किंग एबिलिटीज एंड स्किल। आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने हायर किया एंड दैट गाय और दैट पर्सन यू मस्ट ट्रेन हिम। अपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्या करें, आप ट्रेन करें, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रेन, मोटिवेट एंड रिवॉर्ड वर्कर। मैनेजर्स कैन evaluate and then feedback to enhance the work to the worker परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो मैनेजेरियल रोल भी है कि मैनेजेरियल जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो लिखता है और मैनेजेरियल फीडबैक के ऊपर ही जो है आपके पास एम्प्लॉय की जो पे या सैलरी इन्हांसमेंट जो है वो आपके पास इसी चीज़ पर आपके पास जो है वो होती है। पेज एंड बेनिफिट, हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज शुड बी रिवॉर्डेड विद रेजेस बोनसेस। वो एम्प्लॉयज आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, वो आपके पास क्या चीज़ है यहाँ पर कि आपके पास जो पे और बेनिफिट्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा मिल रही चाहिए। उनके साथ साथ उनको जो भी आपके पास डिफरेंट बोनसेस हैं वो भी मिलने चाहिए ताकि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंट्रीब्यूट करें। इंक्रीज पे, प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव, जैसा मैंने कहा कि रिवॉर्ड्स हैं, एडिशनल बोनसेस हैं। बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, रिवॉर्ड, मेंबरशिप इन फॉर्म, ठीक है, पेंशन स्कीम्स हैं आपके पास, ठीक है, ग्रेजुएटरी फंड्स आपके पास है, डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं जो कि कम्स अंडर द बेनिफिट। Labor relationships, manager need an effective relationship with the labor unions that represent workers. Union help establishing pay and work condition. आपके पास कितनी पे होनी चाहिए, कितने अलाउंसेस होने चाहिए, कितना बोनस लगना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स है, फॉर एग्जांपल सेफ्टी के हवाले से कुछ हो सकती हैं, आपको कोई वर्क एनवायरनमेंट की इशू है, लाइट का कोई फैक्टर है, लाइट कम है, ज़्यादा है, इस तरह के टेम्परेचर ज़्यादा है जी, इस तरह वो वट एवर द कंट्रोलिंग थिंग्स तो लेबर यूनियन की करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज, अपने जो वर्कर यूनियंस हैं या वर्कर्स का जो ग्रुप है उनके बेनिफिट के लिए क्या करती हैं, वो काम करती हैं। इफ़ मैनेजमेंट मूव टू डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, HRM शुड बी एडजस्टेड एज वेल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर समथिंग सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू मैनेज HRM अकॉर्डिंगली। HRM का अपना कोई सिस्टम नहीं है, सेटअप नहीं है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है वो आपके पास जो है उसके मुताबिक आपको HRM की जो है वो सेटिंग या कस्टमाइजेशन जो है करनी पड़ती है। इफ़ यू आर वर्किंग इन द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको HRM की जो है एंड अपने डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसकी एप्लीकेशन देखनी है। सिमिलरली फॉर द सेंट्रलाइज्ड आपको HRM के जो सिस्टम है उसको उसके मुताबिक जो है वो इनलाइन या मॉडिफाई आपके पास करना पड़ेगा। HRM जो लीगल एनवायरनमेंट है, इट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ HR इन अ कम्प्लेक्स एरिया, ठीक है। देयर आर मैनी फेडरल, स्टेट्स एंड लोकल रेगुलेशंस आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल HRM ह्यूमन रिसोर्स है, आपके ह्यूमन है, मैन पावर आपकी, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास लीगल इन्वायरमेंट के अंदर भी कुछ आपके पास चीज़ें हैं जो कि आपके पास कंट्रीब्यूट करती हैं। इस तरह आपके पास जो कंट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने क्या किए, लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ आपके पास, जिस तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ आपके पास है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एयरपोर्ट्स पर या रेलवे के ऊपर जो है एक बैगेज की लिमिट डिसाइड की गई है। ऑफ कोर्स दैट बैगेज जो लेबर ने अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए कितना किलो होना चाहिए, उसके अंदर उसका कितना वजन होना चाहिए, ये दीज ऑल थिंग्स दीज आर द लॉ विच प्रोटेक्ट द एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास जो वर्कर्स है उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। Equal employment opportunity ensure all citizens have equal opportunity for employment without uh, without regard to the sex, age, region, religion or disabilities. Make effective management of diversity crucial. अब यहाँ पर जो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपके पास हर बंदे के लिए जॉब होना चाहिए, ना कि आप जो है वो ज़्यादा जो है वो फोकस करें टुवर्ड्स द फीमेल या ज़्यादा फोकस करें टुवर्ड्स द मेल। जितना मेल्स के लिए जॉब का राइट है उतना ज़्यादा फीमेल के लिए भी जॉब का राइट है। फीमेल्स के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि आप किसको दे रहे हैं, वो मेल को दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन इनफोर्स लॉज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन है जो कि इस तरह के लॉज को जो है वो करता है, लीगली बाउंड है, लीगली आपके पास बाउंड करता है कि हर कंपनी जो है वो इन लॉज को जो है फॉलो करे। मैनेजर मस्ट टेक स्टेप टू इंश्योर डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट अकर, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रेस, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिन,
या डिसेबिलिटीज, किसी भी बेस पर जो है वो क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना करें, ठीक है। हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड एवरीबॉडी हैव द राइट टू टेक द जॉब, ठीक है, और उसके मुताबिक क्या करे, वो काम करे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज मैनेजर्स डू टू फोरकास्ट करंट एंड फ्यूचर एचआर नीड्स। प्लानिंग आपके पास ज़रूरी है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है, बट इसके साथ साथ जो एचआर मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करती हैं कि हमारे पास करंट एक्टिविटीज़ क्या हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और फ्यूचर जो एचआर नीड्स हैं हम उनको किस तरह से जो है वो कैटर जो है वो कर सकते हैं। मस्ट बी डन प्रायर टू द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आपके पास ऑफ कोर्स आपको किस किस्म के बंदे चाहिए और किस, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपके पास जो है, आपने देखा कि मेरे पास ये 2 वैकेंसियां जो है, मेरे पास मार्केटिंग के लोग कम हैं, मेरे पास सोशियोलॉजी के लोग कम हैं, मेरे पास साइकोलॉजी के बंदे क्यों नहीं है। तो अब जब आप अपने पास रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जॉब एड में इन तीनों वैकेंसीज को जो है वो अनाउंस करना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई कि एचआर प्लानिंग जो है वो रिक्रूटमेंट से पहले है, पहले आप प्लान करें, ठीक है, आपको किस किस्म के बंदे चाहिए, फिर आप जो है एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। आप एक एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है हमें तो ये बंदे चाहिए थे, तो हमें बंदे जो है वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए एचआर प्लानिंग बहुत ज़्यादा अपने कंट्रीब्यूट रोल प्ले करती है यहाँ पे, दैट यू मस्ट बी क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एंड फॉर विच स्पेशलाइजेशन जो है आप जो है उसको प्रेफर करोगे, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। डिमांड फोरकास्ट मेड बाय मैनेजर एस्टिमेट द नंबर एंड क्वालिफिकेशन द फर्म्स विल नीडेड। डिमांड फोरकास्ट, जिसमें मैंने कहा कि कितने डिमांड है, कितने लोग आपको मार्केटिंग के चाहिए, कितने लोग आपको एचआर के चाहिए, ये जो फोरकास्टिंग है आपको आने वाले दिनों पता है हमारे ये सब्जेक्ट आ रहे हैं और हमें इस तरह के लोग जो हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को जो है पहले एस्टिमेट करते हैं ताकि आपको नंबर, कितने नंबर चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आप उनको पहले जो उस तरह से जो है उनको आप हायर करते हैं। सप्लाई फोरकास्ट एस्टिमेट द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द करंट वर्कर एंड दोज इन द लेबर मार्केट। दिस इज अनदर एचआर प्लानिंग बेनिफिट। जो आपके पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो आपके पास प्रोसेस है, वो आपके पास जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, इसके फेजेस आप देखें जरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपके पास 2 डिटर्मिनेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि आपने पहले प्लान करना है कि आपको कितने लोग चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज द जॉब एनालिसिस, हम इसके ऊपर जो है बात करते हैं, जॉब एनालिसिस हमारे पास क्या चीज़ है। एचआर प्लानिंग में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है एचआर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आजकल के इंटरनेशनलाइजेशन के दौर में या ग्लोबलाइजेशन का जो एक आपका एरिना है, इसमें आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको एक स्किल चाहिए और स्किल आपको लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए, उसके बाद वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस स्किल का बंदा जो है उसको लिमिटेड टाइम के लिए हायर करेंगे, ठीक है, और उससे अपना काम करने के बाद अपना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर देंगे। दैट